प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स के बारे में। सो हम हमेशा पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट के पास 3 तरह की इमरजेंसी पावर्स होती हैं, बट इमरजेंसी पावर होती क्या है? देखिए, देश में कुछ भी हो जाता है, अगर वॉर हो जाती है या हमारे सरकार के पास पैसे नहीं रहते, कुछ भी हो जाता है, कोई भी उल्टी सीधी बात हो जाती है, तो प्रेसिडेंट उस केस में इमरजेंसी लगा सकता है और पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। कैसे, वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम हमेशा ही पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के पास 3 इमरजेंसी पावर्स होती हैं, उनके नाम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी, देन प्रेसिडेंट्स रूल, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब आर्टिकल्स का भी पता होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी आता है अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आता है अंडर आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है अंडर आर्टिकल 360। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट हमारा है नेशनल इमरजेंसी, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल हमने पढ़ लिया। अब नेशनल इमरजेंसी 3 केसेस में लग सकती है, हमेशा याद रखना है। वो 3 केसेस कौन कौन से हैं? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। वॉर क्या होती है? युद्ध, किसी के साथ लड़ाई हो गई इंडिया की, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी ने इंडिया पे इन्वेजन कर दिया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। आर्म्ड रिबेलियन, देश में कुछ दंगा फसाद हो गया जो कि बहुत क्रिटिकल है, खतरनाक चीज़ हो गई, ठीक है, आर्म्ड होता है हथियारों वाला, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाहर की वजह से जो लगी है। और आर्म्ड रिबेलियन की वजह से जो लगती है उसे कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी, यानी देश के अंदर कुछ गड़बड़ हुई तो ये इमरजेंसी लगी है। ठीक है, अब देखिए, बहुत पहले यहाँ पे हम आर्म्ड रिबेलियन यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, हम क्या यूज़ करते थे? हम यूज़ करते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को। राइट, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हम यूज़ करते थे, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1978 में, जिसके बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को यूज़ किया गया। राइट, अब अगर हम इसके बाद बात करें कि हम एक बार अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो वो कितने टाइम तक टिकी रहती है, वो देखते हैं। अप्रूवल 6 months कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इंडेफिनिट पीरियड। हम उसको इंडेफिनिट पीरियड तक लगा सकते हैं, पर हर 6 महीने के बाद हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जैन में लगा, जैन के बाद 6 months जून में कंप्लीट होते हैं, तो हमें फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा और वो फिर से लग जाएगी इमरजेंसी इंडेफिनिट पीरियड के लिए। राइट, तो ये हमने पढ़ लिया नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, आर्टिकल 356 के अंडर आता है। फेमस है ये प्रेसिडेंट रूल से ही। ड्यू टू फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, क्या होता है? जब स्टेट में सरकार फेल हो जाती है ना, सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अच्छे से नहीं चल पाती है, तो उस केस में हमारा लगता है प्रेसिडेंट्स रूल। इसे कहते हैं आर्टिकल विद डेड लेटर। आर्टिकल विद डेड लेटर, इसी के साथ आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देती हूँ। जो हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल 32, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है बाय BR अम्बेडकर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, वो आर्टिकल जो है उसे कहते हैं आर्टिकल विद रेड लेटर, यानी आर्टिकल नंबर 32 को कहते हैं आर्टिकल विद रेड लेटर और आर्टिकल नंबर 356 को कहते हैं आर्टिकल विद डेड लेटर। ये क्वेश्चन भी आता है, फिर हम रेड और रेड में कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल है। अब अगर हमें प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करना है, कैसे करेंगे? कम से कम नहीं, हमें ऐसे कह सकते हैं कि मिनिमम 6 months के लिए लग जाता है। ठीक है, बंद तो उसको वो 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, बट वैसे हम कहते हैं कि इसे हम एक टाइम पे 6 महीने के लिए लगा सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल के लिए लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल आप कहीं नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके बारे में देखते हैं, पर पहले आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 360 के अंडर लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। होती क्या है? इट इज़ अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया में अगर फाइनेंशियल लेवल पे इंस्टेबिलिटी आ गई है, पैसा नहीं रहा है, पैसे का हमें थोड़ा डर भुगतना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस, इसमें जो सैलरी एंड अलाउंसेस हो सकते हैं लोगों के, वो कट सकते हैं। अब इसमें होता क्या है? जो सेंटर का कंट्रोल है, सेंटर की पावर है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
अब देखिए हम बात करेंगे कौन सी इमरजेंसी आज तक कितनी बार लगी है। तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी तो कभी इम्पोज ही नहीं हुई है। प्रेसिडेंट रूल आपका पंजाब में लगा है और भी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में लगा है। बट जो मेन चीज़ है जो हम पढ़ते हैं वो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, कि नेशनल इमरजेंसी कब कब और कहाँ कहाँ लगी है। तो मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है, एक्सप्लेन बेशक मैं आपको सारा कर दूंगी। आज तक नेशनल इमरजेंसी टोटल 3 बार लग चुकी है। ठीक है, सबसे पहले जो नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट हुई थी वो हुई थी 1962 में। 1962 को हुई थी, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था, चाइना वालों ने इंडिया पे हमला कर दिया था, इसलिए इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी थी। सेकेंड लगी थी 1971 में। 1971 में क्यों लगी थी? क्योंकि इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था। और अगर आपको पता हो, जो आज की डेट में बांग्लादेश है उसे पहले ईस्ट बंगाल के नाम से जानते थे और वो एक पाकिस्तान का पार्ट था। बट बाद में फिर पाकिस्तानीज जो थे उनका बिहेवियर ईस्ट बंगाल वालों के साथ अच्छा नहीं था, फिर उन्होंने रिवोल्ट किया, काफ़ी कुछ हुआ। हम ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से लड़े और फिर उसे बाद में स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम मिली पाकिस्तान से और उसका नाम चेंज किया गया बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सारी कहानी 1971 में हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश या फिर आप कह लीजिए ईस्ट बंगाल का साथ दिया था। थर्ड इमरजेंसी की बात करें तो वो 1975 में लगी थी। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी, कुछ सिख राइट्स, सिखों के कुछ विद्रोह टाइप हुआ था पंजाब में, तो लगी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जो है वो कुछ मिसयूज़ कर रही थी इस चीज़ का, इंटरनल डिस्टर्बेंस का। तो इसलिए क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ बढ़ गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस। यहाँ हमने पढ़ा ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे बहुत बार जो है इमरजेंसीज लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए इसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। सो आज की वीडियो पार्डनिंग पावर्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं इमरजेंसी पावर्स, फाइनेंशियल, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री पावर्स। सो आज हम सोलली डिस्कस करेंगे पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो पार्डनिंग पावर्स मतलब क्या? माफ़ी देने वाली कुछ शक्तियाँ होती हैं प्रेसिडेंट के पास, उनके बारे में पढ़ना है। उससे पहले कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आता है अंडर आर्टिकल 72, राइट। अब प्रेसिडेंट के पास कितनी तरह की पार्डनिंग पावर्स होती हैं? तो टोटल 5 तरह की पार्डनिंग पावर्स होती हैं। ठीक है, नाम इनके देख लेते हैं। एक तो है सिंपल पार्डन, फिर है रिप्राइव, फिर है रेमिशन, फिर है रिस्पाइट और फिर है कॉम्यूटेशन। तो आपको बुक्स पे बहुत भारी भरकम इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी, बट जिस तरह से मैं समझाऊंगी आई बिलीव कि आपको वो समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी इजी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला है पार्डन। पार्डन मतलब कम्प्लीटली एब्जॉल्व्स, पूरी तरह से माफ़ी प्रदान करना। ठीक है, कोई भी अपराध का अगर कहते हैं ना कि कन्विक्शन हुई है किसी इंसान पे कोई आरोप लगा है, तो वो पूरा का पूरा माफ़ कर देना उसकी सज़ा, वो है कंप्लीट पार्डन, कंप्लीटली एब्जॉल्व्स दी कन्विक्शंस और सेंटेंस। अब सेकंड है रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है? अ स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, स्थगित करना। मान लीजिए किसी इंसान ने कोई ऑफेंस किया है, जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर किया है फॉर एग्जांपल, तो उसे सज़ा मिली है 10 साल की, लेकिन इस चीज़ को स्थगित कर दिया। प्रेसिडेंट ने क्या किया? रोक लगा दी कि अभी कोई 10 साल की सज़ा नहीं होगी, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, स्टे लगा दिया एग्जीक्यूशन पे कि अभी रुको, अभी देखते हैं क्या करना है, तो स्थगित कर दिया। रिप्राइव मतलब स्थगित करना, इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। थर्ड वन इज़ रेमिशन। अब रेमिशन क्या होता है? रिड्यूसेस द अमाउंट विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। माफ़ी और छूट, जो सज़ा है उसको कम कर देते हैं बट उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी को अगर 2 साल के बहुत कठिन कारावास के लिए कहा है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उसको 2 साल से 1 साल का कठोर कारावास कर सकता है। ठीक है, माफ़ी कर सकता है, छूट कर सकता है, जो सज़ा मिली है उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकता है, बट उसके नेचर या आप कह लीजिए उसका कैरेक्टर वही रहेगा। ठीक है, फोर्थ वन इज़ रिस्पाइट। रिस्पाइट मतलब अवॉर्डिंग अ लेस सेंटेंस, घटाव, मतलब कम सज़ा देना। ठीक है, मान लीजिए किसी को पेनल्टी मिली है, 10 साल की सज़ा मिली है, लेकिन वो जो औरत है, किसी वुमेन को मिली है, वो औरत प्रेग्नेंट है, या किसी और को सज़ा मिली है बट वो अपाहिज है इंसान या आदमी, तो उस केस में कम कर देते हैं सज़ा को, घटा देते हैं उनकी सज़ा को, वो होता है रिस्पाइट। फिर है कॉम्यूटेशन। अब कॉम्यूटेशन क्या होता है? हेर फेर। इट सब्सटीट्यूटिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अदर। हेर फेर करना, मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा मिली है तो उसे 14 साल की सज़ा दे दी, या किसी को 5 साल की सज़ा दी है उसको 10 साल की सज़ा कर दी,
सब्स्टिट्यूट करना, एक तरह की पनिशमेंट को दूसरी तरह की पनिशमेंट में चेंज करना, फांसी को कारावास में, कारावास को फांसी में, कुछ इस तरह से चेंजिंग्स करना। ये आता है कॉम्यूटेशन के अंडर। तो कैसे याद रखना है? पार्डन तो हमें पता ही है, कंप्लीट सिंपल माफ़ी। रिप्राइव मतलब स्थगित करना, रेमिशन माफ़ी या छूट, रिस्पाइट घटाव करना, और कॉम्यूटेशन सब्स्टिट्यूट से याद रखना, हेर फेर करना, एक पनिशमेंट को दूसरी पनिशमेंट से चेंज कर देना। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर ली पार्डनिंग पावर्स। आई होप आपको कोई डाउट ना हो। कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन।